नमस्ते। और आज का सेशन है अरस्तू का दास्ता संबंधी सिद्धांत यानी एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ स्लेवरी। प्लेटो अपनी रिपब्लिक में दास्ता का प्रश्न व चुप रहता है और पाठकों को भ्रम में डाल देता है क्योंकि वह दास्ता को समाप्त करना चाहता है, परंतु वह अपनी लॉज में इस प्रथा को मान्यता देने पर तुला हुआ है। अरस्तू के युग में दास्ता का प्रश्न एक कंट्रोवर्शियल प्रश्न बन जाता था और दास संस्था के औचित्य को अनेक बुद्धिजीवी शंका की दृष्टि से देखने लगे थे। वह इसे एक निकृष्ट एवं त्याज्य संस्था मानकर वे दास्ता विरोधी एक जन आंदोलन प्रारंभ करने की सोच रहे थे। खासतौर में सोफिस्ट विचारक इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि दास्ता जैसी अमानुषिक प्रथा का एक समूल विनाश कर दिया जाए। वह इसे अप्राकृतिक, अनैतिक एवं अनुचित संस्था मानते थे। एल्डिमसो या एंटीफोन जैसे सोफिस्ट की स्पष्ट धारणा थी कि ईश्वर ने सबको स्वतंत्र बनाया है और प्रकृति ने किसी भी व्यक्ति को दास नहीं बनाया। वस्तुतः अरस्तु के युग में दास प्रथा के विरुद्ध एक भयंकर तूफान आया था जिसमें दास प्रथा पर आधारित यूनानी नगर राज्यों की सभ्यता के अस्तित्व की चुनौती उत्पन्न की गई थी। अरस्तु वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक अध्ययन का प्रवर्तक था, किंतु साथ ही एक व्यवहारिक बुद्धिजीवी भी था। अतः दास्ता पर आधारित यूनानी सभ्यता का एक सच्चा प्रतिनिधि होने के नाते तथा स्वयं उनके दासों का स्वामी होने के कारण उसने बौद्धिक आधार व दास प्रथा के औचित्य पर प्रतिपादन करने की ठान ली। यूनानी दास्ता का स्वरूप। दास प्रथा के औचित्य का प्रतिपादन करते समय अरस्तु के मस्तिष्क पर एटिक जैसे नगर राज्यों में दासों की स्थिति थी। एटिक में दास को परिवार का एक अंग समझा जाता था और उसकी वेशभूषा परिवार के सदस्यों की भांति ही थी। उसके साथ सामाजिक और कानूनी दृष्टि से असमानता का बर्ताव नहीं किया जाता था और राज्य की तरफ से उसे संरक्षण प्राप्त होता था। वस्तुतः अरस्तु को दास प्रथा की अमानुषिकता का भान नहीं था। इस प्रथा के कारण मानव का घृणित रूप से उत्पीड़न व शोषण किया जिससे वह सर्वथा अपरिचित था। यूनानी नगर राज्यों के नागरिक कहलाने वाले मुट्ठी भर लोग अपने दासों को सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखते थे और उन्हें मानव के रूप में भी स्वीकार नहीं करते थे। अरस्तु के अनुसार दास्ता का अर्थ व प्रकृति। दास प्रथा संबंधी अपने विश्लेषण में अरस्तु ने सर्वप्रथम दास के अर्थ को स्पष्ट किया। उसने दास को पारिवारिक संपत्ति का एक भाग माना है। उसके अनुसार जो स्वभावतः अपना नहीं है लेकिन दूसरों का है, दास है। एनीवन हु बाय नेचर इज नॉट दिस ओन मैन बट अदर्स इज अ स्लेव। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि दास वह है कि जिसकी स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता, यहाँ तक कि जिसका अपना मस्तिष्क भी नहीं होता। अरस्तु के अनुसार राज्य चूंकि गृहस्थियों के संयोग से बनता है, इसलिए दास प्रथा को समझने के लिए हमें गृहस्थी के प्रबंध को समझना चाहिए। गृह प्रबंध के विभिन्न अंग उन व्यक्तियों के साथ जुड़े होते हैं जिनसे संयोग से गृहस्थी बनती है और पूरी गृहस्थी में स्वतंत्र नागरिक भी होते हैं और दास भी। परिवार के प्रमुख अंग हैं स्वामी और सेवक, दास, पति और पत्नी, पिता और संतति। अरस्तु के अनुसार संपत्ति गृहस्थी का हिस्सा होती है। संपत्ति अर्जित करने की कला गृह प्रबंध की कला का अंग है। संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक होती है सजीव यानी एनिमेट और दूसरी होती है निर्जीव यानी इनएनिमेट। निर्जीव संपत्ति में मकान, खेत और दूसरे अचल संपत्ति आती है तथा सजीव संपत्ति में हाथी, घोड़े, अन्य पशु व दास आदि सम्मिलित होते हैं। किसी भी परिवार की सफलता और उसके कल्याण के लिए दोनों ही प्रकार की संपत्ति अपरिहार्य है। अरस्तु के शब्दों में संपत्ति वास्तव में सजीव और निर्जीव उपकरणों का समूह है। दास संपत्ति का सजीव उपकरण है। जिस प्रकार कुछ उपकरण अन्य उपकरणों के अग्रणी होते हैं, उसी प्रकार दास जो सजीव उपकरण है अन्य निर्जीव उपकरण की अपेक्षा अग्रणी होता है, क्योंकि निर्जीव उपकरणों में से तभी काम किया जा सकता है तभी उनसे पहले सजीव उपकरण विद्यमान हो। संक्षेप में अरस्तु ने दास को मनुष्य की श्रेणी में न रखकर उपकरणों की श्रेणी में रखा है।
दास परिवार की संपत्ति है और उनका उपकरण है। दास का महत्व परिवार के कारण है, उनसे पृथक का कोई अस्तित्व नहीं है। अरस्तू के शब्दों में संपत्ति की प्रत्येक वस्तु जीवन के लिए उपकरण स्वरूप है। जीवन कार्य है, कार्य का परिणाम नहीं। अतः दास कार्य के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है।